गाइस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक सिस्टम है। ये अब कॉन्सेप्ट्स का सिस्टम है। सही है, कॉन्सेप्ट्स का सिस्टम है, रेगुलेशन का नहीं है, कॉन्सेप्ट्स का सिस्टम है। और ये एक ऐसा सिस्टम है, ये सिस्टम कब बनते हैं जब कोई इंटर रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं आपस में ताल्लुक़ रखने वाली। सही है। तो वहाँ पे फिर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट चाहिए होता है हमें, ताकि उन सब चीज़ों को एक तरतीब दी जा सके, उन सब चीज़ों को काबू में रख सके, कंट्रोल में रख सके। तो सबका जो ट्रांजेक्शन्स थी मुख्तलिफ मुख्तलिफ, अब उनका मकसद एक था क्या, कि रिपोर्ट होना। सब ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट होती हैं ना, सबका मतलब, सबका मकसद एक ही था कि भाई सारी ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट होंगी ईयर एंड में। तो ये अब इन सब का मकसद एक जैसा हो गया है। तो उनके लिए फिर क्या बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स इस दफ़ा किस चीज़ के बनाए गए हैं, कॉन्सेप्ट्स। सही, कॉन्सेप्ट्स बनाए गए हैं, कॉन्सेप्ट्स के प्रिंसिपल। तो ये कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। सही है। और ये हमें क्या क्या बता रहे हैं, मतलब ये हमें नेचर बताता है किसी चीज़ की, कि भाई वो क्या चीज़ है, एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है। कॉन्सेप्ट्स बताते हैं ना, कॉन्सेप्ट से पता लगता है हमें कि यार ये क्या चीज़ है। और फंक्शन सही है उसका, और लिमिट्स। तो इसकी कोई एग्जांपल नहीं है इधर, आगे चलते हैं इसमें। तो फ्रेमवर्क सीधी सी बात है, पॉलिसीज गाइडलाइंस होती हैं। तो किस चीज़ से रिलेटेड गाइडलाइंस वगैरह हम लोग बनाएंगे, ये फ्रेमवर्क बनाता है। सही है, ये फ्रेमवर्क बनाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, जो हम अभी पढ़ने लगे हैं। और इसने ये जो चैप्टर है, ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो रूल्स हैं, अब इसने क्या क्या कवर किए, ये क्या क्या आपको पढ़ाएगा, ये क्या क्या बताएगा आपको, कि मकसद, आपका मकसद क्या है रिपोर्टिंग करते हो। सही है, मकसद क्या है, आप ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों स्टेटमेंटें बना रहे हो। सही है, आपको फ्रेमवर्क बताएगा अभी थोड़ी देर में। फिर आप ये जो स्टेटमेंटें वगैरह बना रहे हो, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, ये कब अच्छी होती है, गुड इंफॉर्मेशन कब होती है, ये भी आपको पढ़ाएगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जो एंटिटीज को पब्लिश कर रही है, जिससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स है, तो उसके बारे में भी जिक्र करेगा। स्टेटमेंट्स में क्या क्या होता है, एलिमेंट्स भी बताएगा, सब्सटेंस वगैरह, कॉन्सेप्ट्स उन्हीं से रिलेटेड है ना असल में। तो वो कॉन्सेप्ट्स में ही आते हैं, ये एसेट्स वगैरह की डेफिनेशन वगैरह होगी। कब एक चीज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कब एक चीज को नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ये भी बताएगा। अच्छा, इसके बाद मेजरमेंट, कि मेजरमेंट के पीछे क्या माइंड सेट होना चाहिए आपका, क्या मेंटेलिटी होनी चाहिए, कितने किस्म की हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन मुख्तलिफ चीज़ों की कैसे होगी, क्या क्या डिस्क्लोज किया जाता है। और कुछ कॉन्सेप्ट हैं कैपिटल मेंटेनेंस वगैरह, ये आई थिंक सिलेबस में से हट गया, बट ये मैं देख कर तब इसकी वीडियो बनाऊंगा, वैसे नहीं बनाऊंगा। तो ये भी आसान है, नहीं तो पढ़ लेंगे, इसमें है, नोट्स में तो है, क्योंकि नोट्स पिछले साल के बने हुए हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो ये याद रखनी है। सही है, अभी तक ये ऊपर जो हमने पढ़ा है, तो उसमें इतना कोई याद नहीं रखना आप लोगों ने, ये याद रखना है। क्या मकसद है, पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क, ये जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, इसका क्या मकसद है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की मदद से बोर्ड जो है, बोर्ड असिस्ट, असिस्ट का नाम याद रखो, ये कॉन्सेप्ट्स जो है ये असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे बोर्ड की, किस चीज में, जब बोर्ड स्टैंडर्ड बना रहा होता है ना, तो वो इन कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखता है और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर बनाता है, ताकि हर स्टैंडर्ड इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बना हुआ हो, कंसिस्टेंसी हो स्टैंडर्ड्स में। नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स जो होते हैं, जो नेशनल अपने मुल्क में, अपनी कंट्री में स्टैंडर्ड्स, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसके लिए स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे होते हैं, तो वो भी इस फ्रेमवर्क को माइंड में रखते हैं, फॉलो करते हैं। फिर ये फ्रेमवर्क, जब आप एक मजबूत कॉन्सेप्ट्स की बेस पे जब आप एक स्टैंडर्ड बनाते हो, ये फ्रेमवर्क ना होता अगर, फॉर एग्जांपल, और ये फ्रेमवर्क अगर है, अब सोचो ज़रा, जब ये फ्रेमवर्क होगा तो मुख्तलिफ कंट्रीज इसको फॉलो करेंगी। ये जब फ्रेमवर्क होगा तो स्टैंडर्ड्स आपके अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। ये देखो, ये फ्रेमवर्क की मदद से ही तो स्टैंडर्ड बन रहा है।
ये जब कॉन्सेप्ट्स होंगे अच्छी क्वालिटी के स्टैंडर्ड बनेंगे तो नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, मुख्तलिफ कंट्रीज में भी रिपोर्टिंग का ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो ये हम लोग क्या प्रमोट कर रहे हैं, हार्मोनाइजेशन, कि भाई कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बेसिस पे स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट है असिस्ट प्रिपेयर्स टू डेवलप कंसिस्टेंट अकाउंटिंग। ये लो, जो प्रिपेयर्स हैं ना, हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टर्स की बात कर रहे हैं, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स हैं ना, जब वो एक कंसिस्टेंट बेसिस पे स्टैंडर्ड्स बने हुए होंगे, कंसिस्टेंट बेसिस पे कॉन्सेप्ट्स बने हुए होंगे, तो लाइक कि किसी को कुछ अपनी करने की इजाज़त नहीं होगी, सारे एक रूल्स पॉलिसीज फॉलो कर रहे होंगे, तो ये बहुत अच्छा है, लाइक कि उनके लिए रिपोर्टिंग इजी हो जाएगी। और इस तरह लोगों को समझाने में भी चीज़ें आसान होंगी कि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो वो ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस वगैरह वो समझ आ जाएगा, और फिर वो उसकी वजाहत सही तरह से कर सकते हैं। उसको किसी को समझाना हो तो वो बता देंगे। अच्छा, क्या फ़ायदा होता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का, कि स्टैंडर्ड्स और जो गैप है, गैप भी है, स्टैंडर्ड ही है, बस स्टैंडर्ड को ही कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली। तो वो जो बना रहे हैं, जब वो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे तो ये एग्रीड प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट के साथ वो मैच कर रहे हैं उनके रूल्स जो वो स्टैंडर्ड में रखेंगे। अच्छा, और स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, देखो जो प्रिंसिपल्स बेस्ड फ्रेमवर्क नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट वाला, वो रूल बेस्ड फॉलो कर रहे हैं। तो रूल बेस्ड और प्रिंसिपल बेस्ड में फर्क है। अब रूल बेस्ड में ये है ना कि कोई इशू अराइज हो जाए तो उसका भी रूल लिखा हुआ होता है, यहाँ पे वो हिसाब नहीं है कि किसी स्पेसिफिक एग्जैक्ट प्रॉब्लम का बस हल लिखा हुआ हो, नहीं, यहाँ पे आपका माइंड फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा कि रिपोर्टिंग करते वक्त आप फ्लेक्सिबिलिटी हो आपके माइंड में, आप जजमेंट यूज करो, प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ। अच्छा, नेक्स्ट है लैक ऑफ conceptual फ्रेमवर्क मींस दैट क्रिटिकल सर्टेन क्रिटिकल इश्यूज आर नॉट एड्रेस्ड। अगर फ्रेमवर्क नहीं होगा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, तो काफी इश्यूज हम लोग इग्नोर करते रहेंगे, उसे सही तरह से एड्रेस नहीं करेंगे। सही है, जब तक सही प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि एसिड की अगर डेफिनेशन एग्जैक्ट हमें नहीं पता होगी, तो हम तो कभी किसी चीज को एसिड कह रहे होंगे जो एसिड नहीं होगा, जो एसिड होगा उसको कह रहे होंगे ये एसिड नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसके पीछे। जब कॉन्सेप्ट होगा तो तभी हम राइट और रॉन्ग में आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है, बिजनेस कॉम्प्लेक्स होता जाता है, तो अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे रूल्स बने हुए हैं, स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, तो रिपोर्टिंग स्मूथली चलती रहेगी। बिजनेस जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स होता जाए, आपके साथ साथ रिपोर्टिंग स्मूथली चलती रहेगी। तो वो कॉन्सेप्ट्स पे बनी हुई है, तो वो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंस ऑफ वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो, रूल बेस्ड वाले यूं करती है ना कि अब वो अगर कोई रूल नहीं है और ट्रांजैक्शन अराइज हुई है तो वो फिर अपनी मर्जी करेंगे वहां पे, मतलब लाइक उसका सोल्यूशन जो असल का निकल सकता था उसको अवॉइड कर जाएंगे। तो प्रिंसिपल्स जब मौजूद है तो फिर कोई भी सिचुएशन अराइज हो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंसिपल्स उन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट्स। और जब एक कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे स्टेटमेंट बनेगी तो लोगों का हम पे एतबार भी ज्यादा होगा। इसके मुकाबले में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क के मुकाबले में रूल बेस्ड सिस्टम जो है, इसको कुक बुक कहते हैं। कि जैसे खाने का वो नुस्खा लिखा हुआ होता है ना कुक बुक में, तरीका लिखा हुआ होता है, बस उसको फॉलो करो तो काम हो जाएगा। तो वो रूल बेस्ड कुक बुक है कि बस आपने वही फॉलो करना ही करना है, लेकिन सख्ती है इसमें। तो ये तो रटालाइज हो गया बस, कि आप रूल रट्टा कर लो, बस वही अप्लाई करना है, जिस तरह हमारा वो F6 का टैक्स का पेपर जो यूएस वाले फॉलो करते हैं। तो प्रिंसिपल्स आर हार्डर टू अवॉइड, याद रखना, प्रिंसिपल्स आर हार्डर टू अवॉइड। रूल में ये है ना कि रूल अगर ना हो तो फिर बंदा कहता है कि मैं अपनी कर लेता हूँ क्योंकि रूल तो है ही नहीं। गाइस, अभी तक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का हम लोग बैकग्राउंड देख रहे थे कि भाई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है क्या और इसके एडवांटेजेस क्या हैं।
ये देखो जरा, मैं बताते हैं, रूल बेस्ड नहीं फॉलो करते। मकसद क्या है फ्रेमवर्क का? अब फ्रेमवर्क ने हमें बताया कि भाई हमारा मकसद क्या है रिपोर्टिंग का, फाइनेंशियल रिपोर्टर्स का क्या मकसद है, ये क्यों सैलरी लेते हैं, ये क्या फंक्शन है, ये क्या डिपार्टमेंट, ये क्या करता है, इसने बताया है हमें। सही है, अब ये टॉपिक है। इसके बाद वो इन्फॉर्मेशन जो ये गैदर करती है वो यूजफुल कैसे होगी वो पढ़ेंगे और आगे चलेंगे। तो देखो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। अभी तक हम फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ रहे थे, अभी हमने फ्रेमवर्क में कुछ एडवाइजेस की हैं वो देखते हैं, जरा कुछ गाइडेंस की है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बताया कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वालों का मकसद क्या होना चाहिए, उनका क्या माइंड सेट हो, कि वो ये जो जॉब कर रहे हैं उनका रोल क्या है, देखते हैं। फ्रेमवर्क था, रिपोर्टिंग है, तुम्हारा क्या पर्पज है रिपोर्टर्स का, अभी वो है, अभी वो पढ़ेंगे। अच्छा, अब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने हमें रिपोर्टिंग के बारे में क्या बताया, क्या सही है, बताया क्या है कि रिपोर्टिंग का मकसद क्या है, क्या उसकी अहमियत है, और उसमें क्या क्या मसले मसाइल आ सकते हैं। सही है, ये इसने बताया। तो सबसे पहले क्या मकसद है, तुम लोगों को अच्छी तरह पता है कि हम लोग ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है मॉनेटरी फॉर्म्स और डॉलर फॉर्म्स में जो है सारा, तो वो जो एंटिटी है जिसकी ये सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो हम लोग, जो लोग यूज करना चाह रहे हैं ना, उन लोगों के लिए हम ये सारा हिसाब किताब, ताकि, क्योंकि उन्होंने इन पैसों को देखकर कुछ डिसीजन मेकिंग करनी होती है। मालिक क्या डिसीजन मेकिंग करता है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दूं या अपने पास ही रखूं, या शेयर्स बेच दूं अपने या नहीं बेचूं। बैंक वाला क्या डिसाइड करता है कि मैं इसको फर्दर लोन दूं या ना दूं, तो वो हमारी स्टेटमेंटें देखेगा, फिर वो अप्रूव करेगा कि मैं लोन दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। इसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक डिसीजंस फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर लाइकली टू बी, किस किस किस्म के डिसीजन लोग लेते हैं, ये मैंने अभी डिस्कस किया है, तुम लोगों को पता है। तो जो ये यूजर्स है ना, यूजर्स, अब ये यूजर्स खुद तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर नहीं सकते, तो इन्होंने आगे स्टूवर्ड रखे हुए हैं, डायरेक्टर्स रखे हुए हैं, रिपोर्टर्स रखे हुए हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन की लाइक के सारा जो डेटा है, अब वो जो डेटा है वो किसी ने बनाया है ना, तो अब वो मालिक वगैरह देखना चाहते हैं कि इस बंदा क्या ये सच्चा है या नहीं, ये बंदा कैसे काम कर रहा है। तो वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को देखते हैं कि कैसे चल रही है। वो अलग बात है कि ऑडिट भी इसका होता है, बट ये भी तो देखते हैं कि कैसे चल रही है, जो हमने डायरेक्टर अपॉइंट किए हुए हैं वो डिसीजन मेकिंग कैसे कर रहे हैं। वो सही डिसीजन लेंगे तो सही कंपनी चलेगी ना। तो कंपनी अगर सही चल रही है या सही नहीं चल रही, उसी से तो पता लगेगा कि जो हमने काम वाले रखे हैं ठीक है या नहीं है। तो ये देखो जरा, ये क्या है, द रिक्वायरमेंट ऑफ रिव्यूइंग एंड परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। एंटिटी को मैनेज करके रखना, एंटिटी की परफॉर्मेंस को बार बार अप्रेज करना, उसके लिए तुम गैदर कर रहे हो ये सारी, ये डेबिट क्रेडिट ये सब उस काम के लिए कर रही हो। किस लिए? ताकि ऑर्गेनाइजेशन कल को बेहतर मैनेज हो सके और उसकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल आसान हो। जिन्होंने डिसीजन लेने हैं, जिन्होंने डिसीजन लेने हैं उनके लिए परफॉर्मेंस, लाइक के परफॉर्मेंस को रिव्यू करना वो आसान हो। ये हमारा मकसद है, उनके लिए आसान बनानी है हमने चीज़ें, और एंटिटी को मैनेज करना भी आसान हो, क्योंकि टाइम टाइम पे और एक्यूरेटली रिपोर्टिंग होगी तो मैनेजमेंट भी कुछ ठीक फैसले लेगी ना। बात समझ आई नहीं आई? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने एक हमें ऑर्डर किया है कि हम लोग स्टेटमेंटें बनाते वक्त लिहाजा एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करें। और एक्रूअल अकाउंटिंग क्या कहती है तुम लोगों को पता है, कि तुम लोगों ने पैसों को नहीं देखना, तुम लोगों ने पैसों को नहीं देखना कि पैसे कब आ रहे हैं जा रहे हैं तब रिकॉर्ड करेंगे डेबिट क्रेडिट, नहीं।
अगर कोई चीज उस साल से रिलेट अगर एक चीज उस साल से रिलेट करती है तो लिख दो, बेशक उसके पैसे आए जाएं ना, किसी और साल में आए जाएं, अभी से लिख दो। डेफर्ड टैक्स क्या होता था, फ्यूचर में टैक्स पे करेंगे हुकूमत को, हम अभी से लिख लेते थे। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में हम वो लिखते हैं जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के मुताबिक चीज बनती है, तो एक्रूअल के मुताबिक वो अभी इसे हम लिखेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन हो गई है। ट्रांजैक्शन जब हो गई है तो बेशक पैसे आए जाए ना, ट्रांजैक्शन तो हो गई है ना, लिखो उसे जिस पीरियड में हुई है, जिस पीरियड से वो रिलेट करती है। हमने अपनी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते वक्त, बनाते वक्त, स्टेटमेंटें बनाते वक्त अपनी स्टेटमेंट की क्वालिटी को इन्हांस करना है, उसको अच्छा बनाना है। उसके लिए हमें कुछ रूल्स रखने पड़ेंगे और वो फॉलो करने पड़ेंगे। मेन जो रूल है, जब आप स्टेटमेंट बना रहे होगे, अच्छी क्वालिटी के इंडिकेट कर दो कि ये बिजनेस चलने के काबिल है भी या नहीं है। तो ये सबसे पहले आप ये बीच में इंडिकेट करो। तो आपने हमेशा याद रखना है कि एक मेन एजम्पशन, एक सबसे बड़ी एजम्पशन, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, एक मेन एजम्पशन लेके आप ये स्टेटमेंट बनाते हो कि बिजनेस अगले 12 महीने में सरवाइव करेगा ही करेगा। इसीलिए आप करंट नॉन करंट का स्प्लिट करते हो, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। क्यों? क्योंकि आप वो 12 महीने और 12 महीने के बाद का तस्वर बता रहे होते हो, उसमें पिक्चर स्टोरी बता रहे होते हो। तो वो आप एक तरह से गोइंग कॉन्सेप्ट को फॉलो फॉलो कर रहे होते हैं। तो गोइंग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे देखो येलो में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अंडरलाइंग एजम्पशन, गवर्निंग, ये हमारा गवर्नर है, सही है, ये सबसे बड़ा है ये कॉन्सेप्ट। तो एक अंडरलाइंग एजम्पशन हम लोग हमेशा अपने जहन में रखेंगे कि भाई बिजनेस अगले 12 महीने तक सरवाइव करता रहेगा। नहीं जब कर रहा होगा तो फिर हम स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न पे नहीं बनाते हैं, फिर हम ब्रेकअप बेसिस पे बनाते हैं। उसमें हम अपने असासे वगैरह सेलिंग प्राइस पे लिखते हैं। अच्छा, अच्छी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन आप बनाने के लिए गोइंग कंसर्न तो फॉलो करना ही करना है, या ब्रेकअप बेसिस हो तो ब्रेकअप बेसिस फॉलो करना है। हमें फ्रेमवर्क ने खुद बोल दिए कि मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूँ। दो तो बहुत अहम कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ज्यादा अहम। और दो बस, दो नहीं, चार, चार जो है मजीद होने चाहिए। तो बस तुम्हारा जो है ना, समझो कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारी स्टेटमेंट में पूरे हो गए हैं। सही है, तो ये 6 इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, उनमें से दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो करना ही करना है, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते किसी। मजीद आप अपनी स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन की क्वालिटी को इन्हांस करना चाहते हो तो इन्हांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। तो ये एक एक करके पढ़ेंगे। ये दोनों टेबल जो मैंने बनाए हुए हैं, ये दो कॉलम से बने हुए हैं, ये दोनों कॉलम्स रट्टा करने हैं। पेपर में एक सवाल ये आएगा, फंडामेंटल कौन सी है, ये आता है गाइस जिसको ये टेबल रट्टा है, ये 6 याद है और इनकी मेन हेडिंग्स याद है, तो बस एक सवाल ये बनता है। एक और सवाल जो बनता है बताता हूँ मैं, सही है, एक और भी बताता हूँ मैं। अभी एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में रेलेवेंस आता है। रेलेवेंट तब होती है जो उसके डिसीजन के लिए रेलेवेंट हो। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन, एक बात आपकी आपके लिए, एक इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट तब होगी जो आप जिस चीज के लिए फैसला लेना चाहते हो ना, वो उस फैसले से मुतल्लिक आपको आगाही दे, आपको इंफॉर्मेशन दे। दूसरा ये है कि इतने वक्त पे उसको वो इंफॉर्मेशन पहुंचाओ कि भाई जिस चीज का उसने डिसीजन लेना था, ये ना हो कि आपको डिसीजन ही ना ले सकता हो। तो टाइम टाइम पे हो। और मटीरियलिटी, मटीरियल चीजें उसको बताओ, ये नहीं कि छोटी छोटी चीजें इतनी डिटेल में बताई नहीं है और बड़ी चीज छुपाई हुई है या गलत की हुई है। कोई बड़ा एरर शेरर ना करो, उसको मटीरियलिटी कहते हैं। मटीरियल चीज वो होती है ना कि जो अगले के डिसीजन पे असरअंदाज कर सकती है, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है। तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अब क्या होगी, हमने सवाल पूछा, उसने कहा कि भाई रेलेवेंट, उसने जो अगले के डिसीजन को इन्हांस कर सके, इफेक्ट कर सके, टाइम पे उसको दो, नहीं तो उसके बाद वो इररेलेवेंट हो जाएगी उसके डिसीजन से रिलेटेड। तो अब क्या क्या रेलेवेंट होगी उसके लिए, क्या क्या रेलेवेंट होगी, क्या जो हमें इंफॉर्मेशन कंफर्म पर रेलेवेंट है, या जो हमें हमने प्रिडिक्शंस की हुई हैं वो भी हम उससे बताएं, क्या क्या रेलेवेंट है। तो दोनों रेलेवेंट है। इंफॉर्मेशन रेलेवेंट कौन सी है, दोनों। देखो अलाउंस, अलाउंस फॉर रिसीवेबल आप बनाते हो ना,
और बैड डेट जो बंदा गायब हो जाए, गोइंग कंसर्न का आप लोगों को पता है? गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि बिजनेस अगले 12 महीने तक सरवाइव कर सकता है, नहीं तो ब्रेकअप बेसिस पे स्टेटमेंट बनाओगे। फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में जो दूसरा अहम कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन, जब आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो और स्टेटमेंटें बना रहे हो, वो है फेथफुल। सही है। फेथफुल का मतलब तो आपको आता ही है। तो आपने फेथफुल रिप्रेजेंटेशन करनी है, ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन करनी है। फेथफुल का मतलब ये बता रहे हैं हमें यहाँ पे कि चीज, वो जो एलिमेंट है ना, वो ट्रांजैक्शन जो है, आप उसका सब्सटेंस देखो ना, कि यार ये फ्यूचर में फायदा देगा या फायदा दे रहा है। देखो आप उसी वक्त कैश मिल जाए तो वो भी एसिड होता है, फ्यूचर में मिले तो वो भी एसिड होता है। फायदा जो है वो एसिड ही है। जो इस साल सिर्फ फायदा देगा, गायब हो जाएगा, वो करंट, बाकी नॉन करंट। तो ये सब्सटेंस को आप देखो, ये नहीं कि आप उसके डॉलर को देखो या आप उसके लीगल फॉर्म को देखो कि यार ये लीगली तो किसी और का है। तो आपने अगर 6 साल के लिए लीज पे लिया है तो आपके पास राइट तो है ना, तो आपने बोला था कि अगर आप एक चीज के फ्यूचर में उससे फायदा ले सकते हो तो 6 साल के लिए ले सकते हो या 8 साल के लिए ले सकते हो लीज पे। तो उसको भी हम एज राइट ऑफ यूज नॉन करंट एसेट लिखते हैं, हालांकि वो हमारे नाम पे ट्रांसफर तो नहीं हुआ हुआ होता। तो आप उसकी लीगल फॉर्म नहीं देखो, आप उसका डॉलर को देखो। तो डॉलर ये कह रहे हैं कि भाई वो फ्यूचर में आपको कमाकर वो चीज देती है, तो ये सब्सटेंस हो गया उसका। अब फेथफुल कैसे होंगे, हमने अगला सवाल पूछा कि सच्चाई में कितनी सच्चाई होनी चाहिए। तो ये 3 चीजें जरूरी हैं। पहले कंप्लीट, सारी नेसेसरी चीजें उसमें हो। न्यूट्रल, ये नहीं कि आपने अपने कोई जाती मफाद या किसी और के मफाद की खातिर या किसी को नुकसान देने की खातिर उस तरह से आपने इंफॉर्मेशन को डिजाइन किया हुआ हो, नहीं, इस तरह नहीं। फ्री फ्रॉम बाइसनेस, बाइस कहते हैं खिंचाव, किसी तरफ आप लाइक के कोई अट्रैक्शन तो नहीं थी और आपकी तरफ। सही है कि आप किसी और माइंड सेट तो नहीं है आपका। तो उस तरह नहीं रहना, आपने न्यूट्रल रहना है हमेशा। आपको आपका सीनियर भी कुछ कहे तो आपने नहीं मानना, कोई लाइक के कॉन्सेप्ट से हट के। बस इसने बताया ना, यही इसका मतलब है कि मस्ट नॉट बी मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेटेड करप्शन आप ही करोगे या कोई जूनियर करेगा, कोई सीनियर करेगा, जो भी करेगा, नहीं करनी। सही है, सीधी सी बात है। आपने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट रखना है, नुकसान हो रही हो तो फौरन होने वाला हो तो फौरन बताओ, ये नहीं कि छुपा के रखो, जब नुकसान हो जाए तब जाके बताऊंगा, नहीं। फ्री फ्रॉम एरर, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में तीसरा है फ्री फ्रॉम एरर। तो आई थिंक आप लोगों को पता है कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सही है। ऊपर इसने बोला कि कोई चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए, नीचे इसने बोला कि गलती भी नहीं होनी चाहिए। सही है। और इसने बोला कि काम भी पूरा पूरा करना। तो ये बहुत जरूरी है सच्चा रहने के लिए। सही है, फेथफुली रिप्रेजेंट करने के लिए। क्वेश्चन ये है, सही, अगला क्वेश्चन ये है कि फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स उसके फर्दर क्या हैं। इस रेलेवेंस में भी क्वेश्चन आता है ये वाला। बाकी इसकी डेफिनेशन में भी एक दो सवाल आया हुआ है, ये वाला। वो आपसे पूछे प्रूडेंस किस लिए हाजिर हो जाना। सही है, प्रूडेंस। तो यहाँ पे नेक्स्ट है इनहांसिंग। इसमें 4 थी। कंपेरेबिलिटी, आप कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई करो ताकि उससे क्या हो, मालिकान या डिसीजन मेकर्स 2-3 सालों की इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सकें या अपनी स्टेटमेंट को किसी और के साथ कंपेयर कर सकें। बार बार पॉलिसियां ना चेंज करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे।
तो आप अपनी इंफॉर्मेशन जो उनको प्रोवाइड कर रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी बनाओ। कैसे? कंसिस्टेंसी रखो सारे सालों में, अकाउंटिंग पॉलिसीज जब अप्लाई कर रहे होते हो उनको, अगर डिस्क्लोजर्स बार बार दो ताकि उनको याद भी रहे कि हम लोग क्या, किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। डिस्क्लोजर नोट्स बार बार दिया करो। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारी चीजें उसमें हम लिखेंगे। तो कंपेरेबिलिटी है पहला। यूनिफॉर्मिटी ये है कि आप हमेशा एक ही पॉलिसी लगाओ, एक ही जैसे, नहीं इस तरह नहीं है। स्टैंडर्ड आपको इजाजत भी देता है कि चेंज कर सकते हो, इसीलिए डिस्क्लोजर नोट्स की भी इसने बात की हुई है। तो कंपेरेबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंसी था, बट वो आप पे जुल्म नहीं कर रहा कि आपको जबरदस्ती कह रहा हो कि हर साल बस अब आप चेंज नहीं कर सकते, एक ही जैसी लगाओ। नहीं, यूनिफॉर्म नहीं रखना, कंसिस्टेंट रखना। दूसरे वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी का मतलब ये है कि भाई क्या ये इंफॉर्मेशन लाइक के इस पे कोई यकीन कर भी सकते हैं, नहीं? क्या आपके पास कोई सबूत है? क्या कोई ये इंफॉर्मेशन, आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी जिसको आप वेरीफाई ना करवा सको, सीधी सी बात है। कल को आप प्रूफ उसको लाइक कि आप किसी को समझाना हो तो वो बता सको ना आप उसको कि डिफरेंट। verifiability means that different knowledgeable and independent observers could reach consensus, although not necessarily complete agreement that particular depiction is a faithful representation. देखो आप जो बात लिख रहे हो ना, अपनी इंफॉर्मेशन जो उन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, तो अगर वो भी आपकी जगह पे होते या वो इसको देख भी रहे होते उस वक्त, तो वो यही फैसला करते, यही डॉलर फॉर्म लिखते, यही डेबिट क्रेडिट करते जो आपने किया। मीन्स कि आपने वो ठीक काम किया, क्योंकि वो भी यही करते। तो वेरीफाइबिलिटी का मतलब ये है कि जो आप कर रहे हो उसको फिर कल को वेरीफाई भी करवा सकते। तो फिर डायरेक्ट वेरिफिकेशन भी होती है, इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन भी होती है। जैसे कि आपने लिख के कि 3 मिलियन कैश है, तो कैश काउंट कर लेंगे, एसेट काउंट कर लेंगे, इन्वेंट्री काउंट कर लेंगे। इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन क्या है? आप डेप्रिसिएशन कैसे काउंटिंग करोगे? कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो वो इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन। एक है इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। बैंक लोन हमने लिखा हुआ है तो बैंक वालों से हम लेटर मंगवा लेंगे तो वेरिफिकेशन होगी। तो वेरीफाइबल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन सारी जो जो आप लोग लिख रहे हो, टाइम टाइम पे जानी चाहिए। और ऐसे बनाओगे आप, रिप्रेजेंट करोगे कि दूसरों को समझ भी आनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी। तो ये चारों भी लफ्ज याद रखोगे, इनकी हेडिंग। क्वेश्चन खामखा आएगा इसमें से भी, लाजमन आएगा F7 में, F3 में। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये है कि दूसरों को समझ भी आए ना। तो जैसे हम प्रेजेंट करेंगे, इस पे भी डिपेंड करता है कि दूसरों को समझ आएगी भी या नहीं आएगी। अब कभी आप SOFPU बना देते हैं, पाई चार्ट, यहाँ पे कुछ एसेट, करंट एसेट, कोई नॉन करंट एसेट, कोई लाइबिलिटी, कोई एक्सपेंस, कोई कैपिटल लाइक इक्विटी, इस तरह बनाते हैं। तो ये इसको रहने दो, टेबल फॉर्म में अच्छा है, जैसे हम ऑलरेडी SOFP में बनाते हैं। तो आपका प्रेजेंट करने का अंदाज अगले को समझने, उस पर डिपेंड करते हैं आपके प्रेजेंट करने के अंदाज, कि उसको समझ तब आएगी जब आप प्रेजेंटेशन भी लाइक के समझने वाली करोगे। नेक्स्ट इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अगर अगले को समझ आएगी या नहीं आएगी, कि अगला समझ सकता भी है या नहीं। कि हम जैसे मर्जी प्रेजेंट करें, अगले को समझ ही नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, अगले को समझ आएगी या नहीं आएगी। कह रहे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर यूजर्स हु हैव रीजनेबल नॉलेज ऑफ द बिजनेस। देखो कस्टमर, सप्लायर, बैंक, इन लोगों के पास नॉलेज होती है, शेयर होल्डर के पास भी लाइक के उस तरह से इतनी डीप स्टैंडर्ड्स वगैरह तो नहीं उस बेचारे को आते, बट ये कि नॉलेज तो होती है। वो बाकी उसके साथ NAD और ऑडिटर्स होते हैं ना, उनके पास तो होती है नॉलेज। अच्छा, तो ऑलरेडी सबके पास नॉलेज होती है, शेयर होल्डर के पास ऑडिटर होता है, उसके पास नॉलेज होती है, तो सबके पास नॉलेज होती है। जो हमारी इंफॉर्मेशन को बार बार रिव्यू भी कर रहे होते हैं और 2 सालों को कंपेयर करके एनालाइज भी कर रहे होते हैं। तो कुछ कुछ चीजें तो वैसे ही बीच में कॉम्प्लेक्स होती है ना, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसी को समझाना, अब ये किसी को बॉन्ड के बारे में बताना कि ये हमने इन्वेस्ट किया था बॉन्ड में और
फिर आप उसको बोलोगे कि हम एमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल लगाएंगे, वो कहेगा भाई रहने दो, इन्वेस्टमेंट की भी है ना, बस मुझे आसान जुबान में समझाओ यार। तो अगले को समझाना थोड़ा सा लाइक कि अब हम इस चीज का फैक्टर अपनी स्टेटमेंट्स में कैसे लाते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन के थ्रू, कुछ डिस्क्लोजर नोट्स के थ्रू। वो उसने लिखा हुआ भी है कि कुछ चीजें बड़ी कम्प्लेक्स होती हैं और जो समझने वाले हैं उनको फिर एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ती है समझने के लिए। गाइस नेक्स्ट जो टॉपिक है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में और रिपोर्टिंग एंटिटी के बारे में, यही हम पढ़ रहे हैं अभी। जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है ना, इसने कवर किया है ये, मैं क्या क्या बताता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, क्या मकसद है रिपोर्टिंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ये ऊपर मैंने डिस्कस किया है। और उसमें क्या क्या होगा वो भी हमें बताता है। सही है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, तो अभी ये टॉपिक आएगा कि ये बताएगा कि उसमें क्या क्या होता है, सही है, स्कोप बताएगा ये। फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने हमें डेफिनेशन भी बताई है कि रिपोर्टिंग पीरियड क्या है, और मेन पर्सपेक्टिव अडॉप्टेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने कौन कौन से जो है ना तरीके इख्तियार करने हैं। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। देखो आप लोग एज अ अकाउंटेंट जो रिपोर्टिंग करोगे वो एंटिटी के पर्सपेक्टिव से करोगे। सही है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट अगर याद हो कि मालिक और उसका बिजनेस दो अलग अलग एंटिटी, दो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं। तो वो जो बिजनेस है ना उसको एक सेपरेट एंटिटी हम लोग कंसिडर करते हैं और हम उसकी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, उसके एसेट्स, उसके एक्सपेंसेस, उसकी इनकम, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसकी लाइबिलिटीज। बात समझ आई है? तो एंटिटी के पर्सपेक्टिव से आप लोगों ने रिपोर्टिंग करनी है, मालिकों के पर्सपेक्टिव से नहीं कि मालिक के पर्सनल खर्चे भी तुम बिजनेस के खर्चों में लिखने लग जाओ, नहीं ऐसे नहीं होगा। गोइंग कंसर्न हम लोग फॉलो करते हैं और उसमें यही एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस चलता रहेगा। सही है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना इसमें सबसे मेन गवर्निंग जो कॉन्सेप्ट है वो गोइंग कंसर्न है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या क्या स्कोप होगा, लाइक उसमें क्या क्या होगा, तो 5 एलिमेंट्स हैं, 3 एसओएफपी में होते हैं, 2 पी एंड एल में होते हैं। फिर इनको डिफाइन भी किया हुआ है आपके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में, और ये डेफिनेशन याद रखना ज़रूरी है। ये मैंने इन डेफिनेशंस को समराइज किया हुआ है, ये पॉइंट्स याद रखना। सही है, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, डेफिनेशन में नाम क्या है, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, ये न्यू डेफिनेशन है, याद रखो, ये पूछी हुई एग्जामिनर ने पहले, इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है, वो इख्तियार, उस इख्तियार को कहते हैं उस आइटम, उस एसेट के इख्तियार को कहते हैं। अगर आपका इख्तियार है कि आप उससे फायदा कमा सको तो वो आपका क्या होता है, एसेट। वो आपका होता है इकोनॉमिक रिसोर्स, और इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है, एसेट। एसेट्स किस लिए होते हैं, ताकि हम कस्टमर के लिए जो बना रहे हैं या जो सर्विस देंगे उसमें मदद करें, एसेट्स मदद करते हैं हमारी। और फिर उस वक्त कस्टमर हमें पैसे देगा कब, जब हम उसको सर्विस वगैरह देंगे। फायदा जो है ना, इकोनॉमिक बेनिफिट, ये हमें क्या क्या देगा। हमने कहा है ना कि भाई अगर हमारे पास इख्तियार है किसी आइटम पे जो फ्यूचर में हमें फायदा देगा, अब वो कैसे कैसे फायदे दे सकता है, पैसा भी दे सकता है वो। आप उसको जो भी चीज़, देखो एसेट ये भी तो होता है ना कि एसेट में से चीज़ बनाओ, वो चीज़ दे दो, उसके बदले कोई और चीज़ ले लो, ये भी तो हो सकता है। सही है, लाजिम नहीं है कि पैसे मिले, या किसी खर्चे में कमी आ जाए तो वो भी एसेट ही होता है, जो खर्चे में कमी लाए वो भी इकोनॉमिक बेनिफिट ही होता है। लाइबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है, ये इसमें इतना खास कुछ भी नहीं है। अच्छा, इक्विटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 दफा पूछ चुके हैं। तो इक्विटी के होल्डर्स कौन से होते हैं,
क्या इक्विटी लाइबिलिटी होती है? क्या हम कंपनी लायबल है टुवर्ड्स ओनर? नहीं। तो क्या है इक्विटी? क्या होता है कि भाई जो बच गया ना, जो बच गया से मुराद एसेट्स में से सारी लाइबिलिटीज पे करो। जो बच गया ना वो क्या होता है? जो बच गया उसको कहते हैं रेसिडुअल इंटरेस्ट, मतलब इक्विटी। सही, रेसिडुअल इंटरेस्ट जो बच गया आखिर में, इन द लास्ट, उसको कहते हैं इक्विटी। फिर पी एंड एल की इनकम एक्सपेंसेस, ये भी डेफिनेशन पूछी नहीं है कभी, बट याद रख लेना। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने एलिमेंट्स देखे हैं। अब है कि उन एलिमेंट्स को, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वगैरह को कब रिकॉर्ड करना होता है, कब नहीं। क्या वो सिर्फ डेफिनेशन मीट कर ले, एक आइटम, एक ट्रांजैक्शन अगर डेफिनेशन मीट कर ले तो क्या हम रिकॉर्ड कर लें? तो आंसर इज नो, नहीं रिकॉर्ड करोगे। कुछ क्राइटेरिया होता है रिकॉर्ड करने का, ये नहीं कि सिर्फ डेफिनेशन मीट कर ले। अब हम कहते हैं कि एक चीज़ फ्यूचर में फ़ायदा दे तो वो एसेट है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक रिसोर्स, ये क्या है? ये एसेट है। क्या रिकॉर्ड कर लें उसे? भाई थोड़ा सा, क्या उसकी वैल्यू पता है? क्या डॉलर फॉर्म पता है कितना खर्चा किया तुमने उस पर? नहीं। अगर नहीं पता तो फिर वो रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते। कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में है एसेट के। तो इसलिए रिकॉग्निशन क्राइटेरियाज होते हैं कुछ, उनके मुताबिक रिकॉर्ड करना होता है। तो रिकॉग्निशन इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहते हैं। रिकॉग्निशन इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहते हैं, या फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन या पी एंड एल, कोई भी स्टेटमेंट हो उसमें इंक्लूड करने को रिकॉग्निशन कहते हैं। तो रिकॉग्निशन तो तब होगी जब वो डेफिनेशन मीट करेगा। जब डेफिनेशन मीट करेगा उसके बाद फिर कुछ और भी उसके रेलेवेंट क्राइटेरियाज होते हैं, एसेट्स लाइबिलिटी सबका क्राइटेरिया होता है। तो an asset or liability should be recognized if both relevant and provide users of financial statements with a faithful representation of the transactions of that entity। अब हमने वो रिकॉर्ड करना है एसेट, वो लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है जो यूजर से रेलेवेंट हो एंड फेथफुली रिप्रेजेंटेशन अगर आप कर सकते हो, ये दोनों भी करने हैं। सही है। पहले क्या होता था कि रिकॉग्निशन में गलती होती थी। लाइक के गलती नहीं, हम रिकॉग्निशन कर लेते थे बट वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी ना, वो एग्जैक्टली लाइक रिलायबली मेजर्ड भी नहीं थी, और वो एग्जैक्ट नहीं होती थी। तो इसको फिर बोर्ड ने क्या किया, ये डेफिनेशन है तकरीबन 3-4 साल पहले, 3-4 साल कुछ अरसा पहले इसको रिवाइज किया कि यार ये बहुत सख्त लाइक डेफिनेशन है पुरानी। अच्छा, अब एक चीज क्राइटेरिया ना भी मीट करे, एक चीज क्राइटेरिया मीट ना भी करे, अब क्राइटेरिया नहीं मीट कर रहा। देखो उसने कहा था कि क्राइटेरिया मीट करना चाहिए, और फिर वो कह रहा था कि तुम्हें सच्चा भी होना चाहिए। नेक्स्ट में वो कह रहा है कि क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है, बट तुम लोगों ने, वो रेलेवेंट है और वो फेथफुल है, वो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को पूरा कर रहा है, तो हमें फिर क्या करना पड़ता है? देखो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। प्रोविजन क्या है कि प्रोबेबल आउटफ्लो प्रोविजन, उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया प्रोबेबल आउटफ्लो, और कितना एक्सपेंस होगा, कितनी प्रोविजन होगी, कैन बी रिलायबली मेजर्ड। अब ये इसका क्राइटेरिया है। अब ये डेफिनेशन, ये क्राइटेरिया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके ऊपर एक केस आया, लीगल केस, और उसमें वकील ने कहा हम जीतेंगे, वकील ने कहा हम जीतेंगे, तो फिर तो आउटफ्लो तो प्रोबेबल तो नहीं है, बट एज अ प्रूडेंट हमें लोगों को बताना चाहिए कि हमारे ऊपर केस आया हुआ है, घबराओ नहीं, लीगल एडवाइजर कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं फिर, नोट्स में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज को लिख देते हैं।
नोट्स में इसको कंटीजेंट लायबिलिटी लिख देते हैं। तो ये क्या इसने की क्या बताया कि भाई अगर आपका कोई डेफिनेशन पूरी पूरी ना भी मीट कर रहा हो बट वो बताना जरूरी हो तो फिर हम उसको नोट्स में लिखते हैं, सीधी सी बात है। तो रिकॉग्निशन के बारे में इसने बताया कि कब एक चीज हम लोग कैप्चर करते हैं, लिखते हैं, जब वो उसकी डेफिनेशन और क्राइटेरिया मीट हो रहा हो, और जब वो बताना जरूरी हो तब हम कैप्चर करते हैं। और निकालते कब हैं? एक एसेट है वो फ्यूचर में हमें फायदा नहीं देगा, एक लाइबिलिटी है वो फ्यूचर में नहीं पे करनी, सेटल हो गई है जैसे कि, तो डी रिकॉग्नाइज कर दो। एसेट है बेच दिया, डी रिकॉग्नाइज कर दो। कब कब डी रिकॉग्निशन होती है, कब कब हमें लगेगा कि भाई हमारा उससे अब कोई लेना देना नहीं है, हमारे हाथ से निकल जाए, या हमने किसी को देना ही नहीं है, बस अब ऑब्लिगेशन ही नहीं है। नेक्स्ट है मयरमेंट ना। रिकॉग्निशन डी रिकॉग्निशन के बाद मयरमेंट। तो मयरमेंट सीधी सी बात है कि वैल्यू वैल्यूएशन, मयरमेंट मींस वैल्यूएशन। तो पहला मयरमेंट है, तुम लोगों को पता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट उसको कहते हैं, जो असल में उस वक्त खर्चा हुआ था पास्ट में, जब भी वो एसेट या लाइबिलिटी अराइज हुई थी, तो बस वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिख ही रहने दो, उसको बार बार नहीं चेंज करना। और ये बहुत मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड है, क्यों? क्योंकि इसमें जब ट्रांजैक्शन होती है तो बस वही वाली वैल्यू लिख दी जाती है, बाद में उसको चेंज नहीं किया जाता। तो हम लोग इस ये जो कॉस्ट होती थी, बाद में हम क्या करते हैं, बाद में ये नहीं कि उसको खत्म कर दें, बट हाँ चेंज करते हैं। किस तरह? कि हम उस कॉस्ट को बाद में शायद किसी और चीज के साथ मैयर कर रहे हो, और हमने कोई रूल बनाया हो और उस रूल के मुताबिक ये बनता हो, तो फिर हमें चेंज तो करना पड़ेगा। बट वैसे क्या है कि भाई हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग चेंजिंग नहीं करते, बट हाँ जब बाद में रूल ही चेंज हो रहा हो तो फिर चेंजिंग करते हैं। इनके फायदे और नुकसान देख लो। इसमें कोई इसमें लाइक इंडिपेंडेंस होती है, जैसी ट्रांजैक्शन हो वैसी लिखी हुई होती है, कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता इसमें। ये रिलायबल होती हैं, कंफर्म्ड होती हैं, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई एविडेंस मौजूद होता है, और ये समझने के लिए आसान तरीन है। बट जिन वक्तों में प्राइसेस चेंज हो रही हैं असासों वगैरह की, तो वहां पे प्राइसेस ऊपर जा रही होंगी, वो फायदा नुकसान कम वो फायदा नुकसान ज्यादा होगा उसमें। बट हमने तो पुरानी वाली वो लाइबिलिटी और एसेट लिखा हुआ होगा, तो ये अब एक डिसएडवांटेज है। खर्चों में करंट मार्केट के रियल टर्म्स कहते हैं कि इन्फ्लेशन वगैरह ऐड करना, तो रियल टर्म्स में नहीं होता। सही है, रियल टर्म्स इज एग्जेजरेटेड, हमने नहीं किया हुआ। और इसी तरह जब फिगर्स गलत होंगे तो फिर रेशियोज भी गलत होंगे और इंटरप्रिटेशन भी गलत होगी। नेक्स्ट मेजरमेंट है करंट वैल्यू। करंट वैल्यू में फिर फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। करंट वैल्यू मौजूदा प्राइस को कहते हैं, सिंपल। वैल्यू विल बी अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट एनी चेंजेस। सही है, अपडेट करेंगे हम उसे। इसमें हम लोग किस तरह मेजरमेंट करते हैं? जिस दिन मेजरमेंट करनी है उस दिन का मार्केट वगैरह को देख के। तो सबसे पहला इसमें आता है फेयर वैल्यू। तुम लोग को पता है फेयर वैल्यू क्या होती है? फेयर वैल्यू कहते हैं ऑर्डरली ट्रांजैक्शन जो कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में होगा। सही है, ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, कि ये ट्रांजैक्शंस नॉर्मली होती रहती हैं। सही है, जिस तरह आप कहते हो कि गाड़ी खरीदनी है तो ये नॉर्मल सी बात है। सही हो गया। और मार्केट पार्टिसिपेंट्स
लाइक एक्टिव मार्केट हो, जिस तरह मोबाइल की एक्टिव मार्केट ये दुबई प्लाजा सिंगापुर प्लाजा हो गया, तो वहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत हैं। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स नॉलेजेबल पार्टीज होती हैं, नॉलेजेबल पार्टीज जिनको नॉलेज होती है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो सीधी सी बात है कि फेयर वैल्यू किसको कहते हैं? मार्केट वैल्यू को, सिंपल। और ये इसने बता भी दिया स्टैंडर्ड है खुद ही। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं उनकी मार्केट होती ही नहीं है। कुछ चीजें होती हैं उनकी मार्केट होती ही नहीं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? फ्यूचर की वैल्यू निकालते हैं, उसको डिस्काउंट कर लेते हैं कि कितना फायदा देगा कितना नुकसान देगा, उसको एस्टिमेट कर लेते हैं और डिस्काउंट कर लेते हैं। तो दोनों केसेस में क्या है? दोनों केसेस में क्या है? एक्टिव मार्केट हो या ना हो, मार्केट हो तो फेयर वैल्यू डायरेक्ट ले लो, नहीं तो एस्टिमेट कर लो। दोनों में ही देखो, फ्यूचर के कैश फ्लोज भी तो मार्केट से रिलेटेड होंगे ना। फ्यूचर पोटेंशियली तो आप लोग देख रहे हो इसमें। वैल्यू इन यूज किसको कहते हैं? ये इम्पेयरमेंट के स्टैंडर्ड में था, फ्यूचर कैश फ्लोज को। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, सही है। जो हम उस असासे की मदद से हम लोग कमाएंगे। तो एसिड की वैल्यू इन यूज क्या होती थी कि भाई इसको अगर इस्तेमाल किया तो फ्यूचर में ये कितना कमा कर देगा, उस सबको प्रेजेंट वैल्यू में ले आओ। ये बताया हुआ है इसमें। तो ये जो वैल्यू इन यूज है ये तो फेयर वैल्यू की तरह ही हो गया। वो फेयर वैल्यू में भी तो यही बात की है मैंने। ये दूसरी वाली ये जो थी कि एक्टिव मार्केट ना हुई तो फ्यूचर के कैश फ्लोज एस्टिमेट करके डिस्काउंट कर लेना। और वैल्यू इन यूज की डेफिनेशन ही यही है। इसमें हम लोग थोड़ा सा वैल्यू इन यूज में थोड़ा सा फर्क रखते हैं। हम लोग एंटिटी से रिलेटेड स्पेसिफिक फैक्टर्स जो इसको इम्पेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो वैल्यू इन यूज है ना, ये हम लोग अपने फैक्टर्स को देखेंगे। बट वो जो फेयर वैल्यू की हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, ये वाला इसमें हम लोग मार्केट को देखकर निकालते हैं। फेयर वैल्यू तो कहती ही मार्केट वैल्यू को है ना। या तो मार्केट की ही डायरेक्ट वैल्यू ले लो अगर मार्केट अवेलेबल है, नहीं तो मार्केट से ही एस्टिमेट करो। मार्केट जितना लाइक के वो एस्टिमेट कर रही है वही एस्टिमेट आप लेते हो और उसको जो है ना प्रेजेंट वैल्यू में करते हो तो वो फेयर वैल्यू आ जाती है। बट वैल्यू इन यूज में आप मार्केट में जाओगे ही नहीं। सही है, ये लिखा हुआ है। फेयर वैल्यू लुक्स एट मार्केट, और ये हम लोग कंसिडर करते हैं वैल्यू इन यूज में एंटिटी स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो ये दोनों में फर्क है, छोटा सा याद रखना। ये सारे याद रखोगे, ये पूछते हैं वो क्वेश्चन में। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? कि यही चीज जो एग्जैक्ट है, ये इसको अगर मैं हटा दूं और ये दोबारा से यहीं पे रिप्लेस हो जाए तो ये कितना खर्चा आएगा इसका। दिस इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द कॉस्ट टू बाय एन इक्विवेलेंट एसेट्स प्लस एनी एक्विजिशन कॉस्ट। कि अगर इसी तरह का एसेट हमने खरीदा दोबारा और सारे वो खरीदने वाले खर्चे भी लगे तो कितने का ये आ सकता है। सही है, ये कितने का होगा ये एसेट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट से ये डिफरेंट डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट करंट को देख रहा है कि आज अगर मैं इसको रिप्लेस करूं, और हिस्टोरिकल कॉस्ट तो उस साल की थी जब ये असासा लिया था हमने। सही है, नीचे एग्जांपल देखो जो लिखी हुई है, पढ़ो। देखो एक एसिड हमने 5 लाख का लिया था 2 साल पहले, और हमने कहा 5 साल जिंदगी है तो 1 साल की डेप्रिसिएशन 1 लाख आ गई। अब 2 साल गुजर गए हैं, 2 साल बाद कैरिंग वैल्यू उसकी कितनी है? 2 साल की डेप्रिसिएशन हो गई, 3 लाख कैरिंग वैल्यू है। सही है। अब ये वो एसिड है जिसकी रिमेनिंग मतलब लाइक 2 साल वो चल चुके हैं, रिमेनिंग लाइफ 3 ईयर।
हम लोग बाजार में गए और हमने कहा कि यही एसासा जिसकी 3 साल जिंदगी रह गई हो, ये कितने का है? तो हमें पता लगा 6 का। तो रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कितनी है? सही है, रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कितनी है? देखो गौर से। कि हम लोग अगर इसमें से इतने का लिया होता, सही है, इतने का अगर हमने लिया होता और 2 साल इस्तेमाल किया होता, तो इसकी तो डेप्रिसिएशन बनती थी कितनी? 240। किस तरह? 6 लाख का अगर लिया होता, 5 साल जिंदगी हो, तो 120 आ गई। डेप्रिसिएशन 1 साल की, 2 सालों की 240, तो 360 कैरिंग वैल्यू होती। सही है, 360 कैरिंग वैल्यू। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड में गाइस देख लो, अ कंपनी ओन्स अ मशीन, 4 साल पहले ली थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी तक 40,000 हो गई है। अभी वो बिक सकती है 50 की, डिसमेंटलिंग कॉस्ट है 5, और रिप्लेस करोगे तो वो 1,10 की रिप्लेस होगी। कैश फ्लोज इस मशीन से अगले 2 सालों तक 25-25 हज़ार मिलेंगे, और फिर अगले 4 सालों तक 20-20 हज़ार मिलेंगे। और डिस्काउंट फैक्टर्स भी दिए हुए हैं, कैलकुलेट करनी है ये सारी वैल्यूज। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या वैल्यू है? ये है, कितना डेप्रिशिएट हो चुका है, पुरानी वैल्यू ही डेप्रिशिएट होती रहेगी। सही है, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है, कोई गेन शेन वगैरह इसका हम लोग नहीं देखते। एनआरवी क्या होगी एसिड की? ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट मतलब देखो, इतने पैसे मिलेंगे अगर आपने उसको डिसमेंटल किया इतने का, तो आपका नेट खर्चा कितना है? 45,000। रिप्लेस डायरेक्ट उसने दिया हुआ है। जो आजकल फेयर वैल्यू है, फॉर एग्जांपल उसने दी हुई रिप्लेसमेंट है कितनी? 1,10। सही है, अगर 1,10, एक की बजाय 1,10 का लिया होता, अब ये लिया नहीं है, जस्ट हम देख रहे हैं, 1,10 का लिया होता और 2 साल इसको हमने डेप्रिशिएट किया होता, 2 साल ही है ना, कितने साल डेप्रिशिएट हुए देखते हैं। 4 साल पहले लिया था 10,000 का, 1 लाख का, तो 40,000 अगर होगी ये डेप्रिसिएशन, तो आई थिंक 4 साल गुजर गए, क्योंकि 4 साल पहले 1 लाख का लिया था और अभी 40,000 हुई है। 4 सालों में 40,000 मीन्स के 1 साल की 10,000, तो ये टोटल लाइफ इसकी हमने कितनी एस्टिमेट की हुई है? हाँ, देखो 4 साल पहले लिया था ना, 4 साल पहले, और रिमेनिंग लाइफ ये है, नेक्स्ट 2 साल और नेक्स्ट 4 साल उसके बाद, तो 6 साल रहते हैं, तो 4 साल डेप्रिशिएट किया। तो अगर ये 1,10 का लिया था और 4 साल डेप्रिशिएट करते, टोटल 10 साल जिंदगी होती, 4 साल डेप्रिशिएट करते, तो 44,000 आता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कैरिंग वैल्यू जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे 60 है, बट रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे क्या है? 66। इकोनॉमिक वैल्यू उसको कह रहा है, वैल्यू इन यूज को, इकोनॉमिक वैल्यू, वैल्यू इन यूज को कहते हैं। हमारे पास पहले 2 सालों में मिलेगा 25-25, और फिर 4 सालों में मिलेगा 20-20 हज़ार, और डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ होगा। ये डिलेड एन्युटी है, नॉर्मल और डिलेड दोनों है, ईयर 1 ईयर 2 एंड देन 3 to 6, 2.619।
इनका कॉम्बाइन दिया है। 2.619, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे। लाइक कि फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है आप लोगों को। सही, फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट, तो ये वैल्यू इन यूज होता है, ये इम्पेयरमेंट के स्टैंडर्ड में है। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, बहुत लोग इसको चैलेंज करते हैं, कहते हैं यार ये तो बहुत पुरानी आउट ऑफ डेट वो बेचता है इंफॉर्मेशन। असासे में आज के मार्केट के हिसाब से क्या पोटेंशियल है, क्या ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स वगैरह दे सकता है, तो उसको अगर अकाउंट फॉर करना हो, सही है, तो उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट बन जाएगी फिर। तो इसने बताया कि भाई ये जो अल्टरनेटिव इस चीज का हल जो निकाला गया है, तो वो ये दो हल है, सही है, ये डिस्कस करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग पे क्रिटिसिज्म्स हुए हुए हैं, तो उसका हल अल्टरनेटिव्स ये हैं। कांस्टेंट परचेजिंग पावर, अब ये थोड़ा सा F9 में आप लोग जाकर डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पे वो इसीलिए क्वेश्चन नहीं करता, बट मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे खामखा आता है बीच में, देखते हैं, मैं बताता हूँ अभी, सही है। एक टेक्निक है, इंडेक्स नंबर अगर F2 के याद है तो बस वो टेक्निक आपको आती है। इसमें क्या होता है कि भाई आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो फिगर्स हैं ना, वो जो हिस्टोरिक वैल्यू पे थे, हिस्टोरिक वैल्यू को चैलेंज कर रहे हैं ना लोग, तो हमने हल बता दिया उनको कि ये करो। तो वो हिस्टोरिक वैल्यूज लेंगे और उसको एडजस्ट कर लें। किस तरह एडजस्ट कर लें? अप्लाई करो क्या, जो मुल्क में इन्फ्लेशन वगैरह चल रही है, तो उसका प्राइस इंडेक्स होता है, प्राइसेस सारी एडजस्ट कर लो। तो कांस्टेंट परचेजिंग पावर का जो भी ये इंडेक्स नंबर्स हैं, उससे आप एडजस्ट करते जाओ स्टेटमेंटों को। अब वो कैसे होता है, अगर याद हो कुछ, कि हिस्टोरिक वैल्यू लो, जिस साल की ये वैल्यू है, फॉर एग्जांपल X2 है, X2 में मुल्क में इन्फ्लेशन रेट वगैरह और ये इंडेक्स नंबर आपको गिवन होगा, ये कैलकुलेट नहीं करवाएगा। फॉर एग्जांपल वो इंडेक्स चल रहा था, ये अब ये आपको गिवन है, और फिर आज है X6 में चल रहा है। अब आप इस X2 वाली वैल्यू को, हम कह रहे हैं कि हम इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये बहुत पुरानी लिखी हुई है वैल्यू, इसमें आज के टर्म्स रिफ्लेक्ट हो, तो इसको हम लोग कांस्टेंट परचेजिंग पावर, ये जो इन्फ्लेशन रेट का इंडेक्स दिया हुआ है, X2 वाले इंडेक्स से डिवाइड, जिस साल का इंडेक्स दिया हुआ है उससे डिवाइड, जिस साल में कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई। सही है, जिस वक्त का प्राइस दी हुई है उसको अपने जाती इंडेक्स के साथ डिवाइड, जब का फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई। दूसरा हल क्या था, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, ये वो रिप्लेसमेंट वाले की तरह ही है, सही है, रिप्लेसमेंट वाले की तरह ही है। तो करंट कॉस्ट लाइक हिस्टोरिकल कॉस्ट इज एन एंट्री वैल्यू। अब ये इसमें भी थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉस्ट ही आती है, किस तरह के, जो चीज जितने पे लिखी थी वो अभी उसी पे लिखी हुई है, उसी पे लिखकर उसमें इन्फ्लेशन ऐड कर दो। सही है, इन्फ्लेशन ऐड कर दो। ये ऊपर वाला तो जनरल प्राइस इंडेक्स था ना, जनरल प्राइस इंडेक्स जो मुल्क वगैरह में चल रहा हो। यहाँ पे क्या है देखते हैं हम, इसमें सिर्फ इन्फ्लेशन हम लोग लेके आएंगे। सही है, उस जनरल प्राइस इंडेक्स में मुझे अभी याद आया कि सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं होती, और भी चीजें होती हैं। सही है, यहाँ पे इसने बताया होगा या नहीं होगा, मैं देखता हूँ, बट इसमें तो और भी चीजें होती हैं। जनरल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इसमें बताया हुआ, जनरल प्राइस इंडेक्स, और वो जो दूसरा वाला है वो CPP फैक्टर। सही है, तो वो परचेजिंग पावर फैक्टर। तो ये इसमें और भी चीजें होती हैं, करंट कॉस्ट में सिर्फ क्या होता है, इन्फ्लेशन। अच्छा, इसमें एक और भी चीज है, सही है, एक और भी चीज है, इसमें तुम लोग डिप्रीवल वैल्यूज को देखते हो, या वो वैल्यू टू द बिजनेस, कि ये अगर हम इसको आज ही इसको हम यूज करना बंद कर दें, तो कितने का नुकसान होगा। अब कितने का लिया था वो नहीं हम देख रहे,
कितने का लिया था हिस्टोरिक कॉस्ट हम वो नहीं देख रहे। हम कह रहे हैं कि अगर आज हम इसको बंद कर दें तो कितना नुकसान होगा। तो ये भी एक वैल्यू निकल है। वो जो वैल्यू निकलेगी कि भाई इतना का नुकसान होगा, तो उसकी अहमियत वही होगी ना, उसकी वही उसकी अहमियत होगी ना। तो इन्वेंट्री और एसेट्स हम नॉर्मली इसी पे लिखते हैं, ये आप लोगों को पता नहीं है। इन्वेंट्री और एसेट हम लोग इसी पे लिखते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हम लोग उसका ये वाला हासिल कर रहे होते हैं। किस तरह कि पहले हिस्टोरिकल वैल्यू भी लिख दिया, उसके बाद क्या करते हैं, लोअर ऑफ इन्वेंट्री का करते हैं कॉस्ट या एनआरवी, और एसिड का इंपेयरमेंट क्या कहते हैं, कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल वैल्यू को कंपेयर करो। तो बाद में हम लोग ये करंट कॉस्ट अकाउंटिंग ही कर रहे होते हैं एक तरह से उसकी। किस तरह कि हम लोग उनकी डिप्रीबल वैल्यूज को देख रहे होते हैं कि आज ये अगर ये इन्वेंट्री बिक गई या ये एसेट बंद हो गया तो ये मुझे मैक्सिमम कितना फायदा दे सकता है। और जो भी कोई फर्क आ रहा हो या जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जा रहे हो एसेट को, तो हम लोग P&L में वैल्यूज लेके जा रहे होते हैं। तो ये करंट कॉस्ट अकाउंटिंग ही है। अच्छा, ये जो हम एसेट और इन्वेंट्री पे लगा रहे होते हैं। बाकी आपने किसी से अगर पैसे लेने हैं, किसी को पैसे देने हैं, वो तो कम या ज्यादा तो नहीं हो सकते ना, वो तो जिस वैल्यू पे लिखे हुए हैं बस वही होगा। गाइस इसमें ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। आप लोगों ने प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है, डिस्क्लोजर किस तरह करनी है, सही है। और उसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है, डिस्क्लोजर किस तरह करना है, वो नहीं मैं पढ़ा रहा, बट किस तरह करनी है उसमें मेन जो बातें आपने याद रखनी है, बातें जो बताई गई हैं, क्लासिफिकेशन, जिसकी सिमिलर नेचर नजर आए उसको एक ही हेडिंग में डालो, ज्यादा डिटेल्स प्रेजेंट नहीं करो। Giving the entity an opportunity to provide details relevant to the organization and its business। उस बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये किस तरह करते हैं, नोट्स में, डिस्क्लोजर नोट्स में। और इन सब के बारे में स्पेसिफिकली अगर कोई बात करनी है तो वो भी हम लोग नोट्स में लिख सकते हैं। क्योंकि वो ओनर्स वगैरह जो होते हैं उनको इतनी तालीम वगैरह बिजनेस की नहीं होती, तो इसीलिए हम बीच में पॉलिसीज और ये चीज़ें डिस्क्लोज करते हैं। हम लोगों ने फेयर प्रेजेंटेशन करनी है, प्रेजेंटेशन फेयर होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होनी चाहिए। हर ट्रांजैक्शन इवेंट का सब्सटेंस और कंडीशंस के मुताबिक वो लिखा जाए उसको। और कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं, वो डिस्क्लोज करेंगे। फिर जो डिस्क्लोज किए वही वाला स्टैंडर्ड अप्लाई भी करना है। ये ना हो आप नोट्स में कुछ और लिख रही हो और स्टेटमेंट में आपने कोई और किस्सा किया हुआ हो कि ये तो कोई कैलकुलेट करके नहीं देखेगा, बस पॉलिसी ठीक वाली लिख देता हूँ, करता हूँ कैलकुलेशन अपने से। ये काम नहीं करना है। कोई इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करनी है। अच्छा, कोई डिस्क्लोजर कोई गलत नहीं करना, इनअप्रोप्रिएट नहीं करना। क्या फेथफुल प्रेजेंटेशन के लिए क्या चाहिए, पॉलिसीज का सिलेक्शन, प्रेजेंटेशन जो अगले के लिए रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल, और एडिशनल डिस्क्लोजर्स जहाँ पे ज़रूरत हो, वैसे नहीं।